नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में इस वक्त रहस्यमयी बुखार का दायरा बढ़ता जा रहा है और फिरोजाबाद से शुरू हुआ बुखार का यह कहर आज पूरे प्रदेश में फैलता हुआ दिख रहा है। कासगंज से लेकर के एटा, मथुरा से लेकर के फिरोजाबाद और मेरठ से लेकर के प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फर्रुखाबाद तक बच्चे और बड़े इस रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन इस रहस्यमयी बुखार का कोई तोड़ अब तक नजर नहीं आ रहा। कोई इसको वायरल फीवर बताता है तो कहीं इसको डेंगू कहा जा रहा है। बुखार से दम तोड़ने वालों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ रही है। अब महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू किया तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव में चिकित्सा कर्मियों की टीम को भेजना भी शुरू कर दिया है, जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं और दवाइयां भी दे रहे हैं। सीएम योगी खुद 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात नियंत्रण से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर में जिस स्वास्थ्य विभाग ने अपने काम की मिसाल को पेश किया, आज वही स्वास्थ्य विभाग इस रहस्यमयी बुखार के आगे लाचार नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और एक बेड पर तो कहीं कहीं दो मरीजों का इलाज हो रहा है। जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि इंसान की जिंदगी बचाने की फिक्र लग रहा है कि किसी को नजर नहीं आ रही। तो रहस्यमयी बुखार से किस तरीके से इस समय प्रदेश के अंदर हालात बने हुए हैं, सबसे पहले 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखें लखनऊ, गोंडा, आगरा और कानपुर की हैं और हर तरफ आप इस समय देखें कि चाहे आप इसको वायरल के तौर पर डेंगू, मलेरिया या फिर ऐसा बुखार जिसका तोड़ अब तक नजर ना आ रहा हो, उस तौर पर भी अगर आप इसको देखें तो यह समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग हल्कान और परेशान हो रहे हैं। और स्थितियां कई जगहों पर इस तरीके की सामने आई हैं जहां पर डॉक्टर इलाज करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जब एक बीमार सरकार रहेगी तो वो बीमारी दूर करने के बजाय जिस पार्टी की विचारधारा गांव-गांव में शमशान बनाने की है, पहले इस विचारधारा को हमें मारना पड़ेगा। और इस विचारधारा के लोग जब तक सत्ता से नहीं हटेंगे, ये गांव-गांव में शमशान बनाने वाले लोग हैं, इनको स्कूल से, अस्पताल से, इलाज से कोई लेना देना नहीं है। आज एक बेड पे 3-3 बच्चे एडमिट हो रहे हैं। आज बाप के कंधे पर बेटा दर-दर भटक रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में डेंगू एक महामारी के तौर पर फैल रही है। सरकार उसके रोकथाम में पूरी तरीके से असफल और फेल रही है। इस सरकार को इवेंट से अगर फुर्सत हो तो ये डेंगू से प्रभावित हुए बच्चों पर ध्यान दें। सैकड़ों की संख्या में बच्चे मर रहे हैं। फिरोजाबाद से लेकर के गोरखपुर तक हर जगह पे डेंगू की लहर है और डेंगू का ही कहर है। इससे पहले कोरोना काल में आम आदमी ऑक्सीजन की कमी से, दवा की कमी से मरा, अब डेंगू की बीमारी से मर रहा है। और ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में और चुनाव की व्यस्तता में है। प्रभारी बदल रही है, सीएम नहीं बदल रही। आज उत्तर प्रदेश डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी और इंसेफ्लाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ अपने चुनावी एजेंडे को सेट करने में जुटी है तो कहीं कई जाति और धर्म के सम्मेलन कराने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान जनता की ओर नहीं है। जनता की समस्याओं से, उनकी बीमारी से जो लोग मर रहे हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो लोग मर रहे हैं, सरकार का उन जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। बट देखिए, जब एक बीमार सरकार रहेगी तो यूपी में बढ़ते डेंगू के कहर पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, इसको भी सुनिए। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इस सभी के बीच में हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर मौजूद है। सर, जिस तरीके से अभी ये जो वायरल के केसेस आ रहे हैं, अब लखनऊ में भी इन्होंने पकड़ बना ली है, पैर पसारना शुरू कर दिया है। फैजुल्लागंज की अगर मैं बात करूं, अब हॉस्पिटल्स में लगातार लोक बंधु में भी केसेस आ रहे हैं, सिविल में भी। अब इसका रोकथाम, क्योंकि सर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या मैनेजमेंट कर रहा है सर? देखिए, सामान्यतः जो बरसात के सीज़न शुरू होते हैं तो बहुत सारे बीमारियां इसमें हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में आ जाते हैं। उसमें आपके डायरिया जी, जैसे मैं आपको एक जैसे वो बता रहा हूँ, डायरिया है, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 वाला जिसको कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस के AES है, देन जापानीज इन्फ्लुएंजा JE है, देन आपके डेंगू है, और डेंगू के साथ में फिर चिकनगुनिया, काला आजार और मलेरिया। अब ये सारे चीज़ें डिफरेंट जनपद में अलग अलग कैटेगरी के इनका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी गांव में होता है, जिसका हम लोग ने फिरोज़ाबाद की जो घटना हुई थी, फिरोज़ाबाद की घटना जब भी हुई थी उस समय तत्काल मुख्यमंत्री जी ने
पहुंच के उसका पूरा जायजा लिया था, उससे संबंधित जो कार्रवाई करने थे अधिकारियों के ऊपर वो भी हुआ था, और प्लस उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना था उसका एक रूपरेखा बना के और स्वास्थ्य विभाग को देके, और हमने उसको पूरा प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमने उसको प्रारंभ करना शुरू कर दिया, जिसका हमारा डेली रिपोर्ट अब आना शुरू हो गया। सर, ये जो बीमारी है ये लगातार पहले यंगस्टर्स को पकड़ रही थी, लेकिन अब बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, काफ़ी बच्चे भी मर रहे हैं। इसके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं हॉस्पिटल्स में? नहीं, नॉट नेसेसरली कि खाली बच्चों को हो रहा है, क्योंकि जो घटना फिरोजाबाद में हुआ था उसमें 42 में से 40 बच्चे को चिन्हित किया गया था, मगर क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया था, जो भी डायग्नोसिस प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया, उन्होंने हम लोग को कुछ इस तरह का बताया भी नहीं, और इसलिए हम सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर पाए कि एक्चुअली डेंगू था कि किसी प्रकार का वायरल फीवर था। इस संबंध में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मथुरा में जो डिफरेंट टाइप्स के जो फीवर के जो निकले हैं, सैंपल निकले जो उसमें स्क्रब टाइफस भी निकला है, लेप्टोस्पायरोसिस भी निकला है जो गंदे पानी में अपशिष्ट होता है, और मलेरिया और डेंगू के भी केसेस निकले उसमें, जो हम लोग ने सैंपल लेके एलाइजा टेस्ट और अन्य टेस्ट करके हमने किया। तो ये अलग अलग टाइप के वायरल फीवर्स जो चल रहे हैं, इसलिए हम इसका पुष्टि नहीं कर पाए फिरोजाबाद में, क्योंकि ऑलरेडी वो मृत्यु हो गए थे। उसका समाचार जब निकला तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके उसका संज्ञान लिए। तो अब जो हमारा जो 5 तारीख से लगातार पूरे प्रदेश में घर घर का सर्वे भी हो रहा है। डेंगू से संबंधित जो लार्वा होता है, जो बड़े बड़े नगर निगम में या लखनऊ जैसे शहर में या जब सब जगह वहाँ लार्वा जो इकट्ठा हो जाता है क्लीन वाटर में, फ्रिज के नीचे या किसी गमले में या इस तरह का, उस पर पूरा क्या बोलते हैं स्प्रे करना, उसका सैनिटाइजेशन करना, सफाई करना, नालियों की सफाई, कूड़ा का प्रबंधन, एंड घर घर जो हमारे फील्ड वर्कर जाके एक एक घर में किस तरह का बीमारी अगर है, किसी को बुखार किस तरह का बुखार है, कितने दिन से बुखार है, और उसका अगर सैंपल लेने की आवश्यकता होगी वो भी हमने शुरू कर दिया लेने के लिए। और अलग अलग कैटेगरी में हमारे अलग अलग बीमारियों का हमारे पास रिपोर्ट डेली टू डेली आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल डेंगू और वायरल फीवर के रोकथाम के लिए जो तमाम चीज़ें हैं वो हो रही हैं, सफाई अभियान लगातार चल रहे हैं, ऐसा मानना है हेल्थ मिनिस्टर का। तो बिल्कुल लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सफाई अपने आसपास रखें, और डेंगू जैसी घातक बीमारी और जिस तरीके से वायरल और टाइफॉइड फैल रहा है, इससे छुटकारा जल्द ही मिल सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैंने कितना सरीन। तो पक्ष विपक्ष की बातों के साथ आपने जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी बात को भी सुना है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर इस तरीके की स्थितियां बन रही हो तो फिर उसकी तैयारियां किस स्तर पर हैं, और उसको लेकर के जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका भी जवाब आज इन पार्टीज के पास क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ रही, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। सुमैया राणा जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वर्मा जी, आपका भी स्वागत। और विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा। आप जो ये इस समय हम लोग देख पा रहे हैं फीवर, जिसको अनजाने बुखार के तौर पर इस समय समझा जा रहा है, क्योंकि कोई सही कॉज समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इस तरीके से फैलता हुआ क्यों दिख रहा है, क्या वजह है? एक साथ इतने सारे संख्या में जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, अस्पतालों के अंदर की स्थिति भी लगातार हमने अपने दर्शकों को दिखाई, क्या वजह है ये जो बुखार इस समय फैलता हुआ नजर आ रहा है? डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। मनोज जी का स्पीकर ऑफ है। हाँ, आवाज आ रही होगी हमारी? जी मनोज जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखें। आएगी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस समय का जो सीजन होता है, जुलाई लास्ट से आप लेके दिवाली के पहले तक जो 3 महीने का समय होता है, इस समय बारिश का सीजन होता है, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन बार बार होता रहता है और वेदर चेंजेस काफी होते रहते हैं। ये समय जो होता है वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन होता है। तो ये हमेशा होता है। जैसे डेंगू की बात हुई तो डेंगू जनरली जो है 3 से 4 साल में पैंडेमिक होता है, और अभी तो बहुत ज्यादा क्योर होने लगा क्योंकि लोग डेंगू को समझने लगे, साफ सफाई रखने लगे, कहीं पानी का स्टोरेज ना हो क्योंकि बारिश का सीजन है, तो इन सारी चीजों से बचने और काफी अवेयर हो गए। इसके कारण डेंगू का जो पैंडेमिक बहुत खतरनाक आता था वो हमको 3-4 सालों में नहीं दिख रहा है। इसके पहले 3-4 साल पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ था और बहुत सारी जाने गई थी।
बट अभी अवेयरनेस है। लेकिन ये जो एक चीज और दिखा रही है कि जो वायरल फीवर हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी इसमें हो रहे हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या फिर डायरिया से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको दस्त के साथ हो रहा है या सूखी खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट ये है कि थोड़ा सा प्रॉपर प्रिकॉशन ले और टाइमली बहुत ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें तो बच्चे भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जो हमारे उस वक्त कोरोना में आ गई थी, क्योंकि जो लंग्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर ट्रैक्ट हमारा लंग्स बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहा है जो कोरोना में हो रहा था। तो नहीं तो डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, क्या ऐसे पहले भी केसेस आए हैं? क्योंकि इस समय अब हर चीज हम लोग कोरोना के साथ भी जोड़ते हैं, लोग भी वरीड होना शुरू हो जाते हैं, थर्ड वेव के साथ भी लोग उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या इस तरीके की चीजें इससे पहले भी रही हैं या इसके कोई रिकॉर्ड या कोई डाटा मिलते हैं? और अगर अब इस समय अचानक से ये हो रहा है तो इसके क्या मायने समझे जाएं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी? वायरल फीवर तो हर साल इस सीजन में आता है, ये अमूमन होता है। लेकिन चूंकि हम कोरोना से इतना ज्यादा इस वक्त डरे हुए हैं कि हम जरा सा भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या खांसी जुकाम जिस तरह की चीजें होने लगती है तो या डायरिया ही होने लगता है तो उसको हम कोरोना से जोड़ लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये हर साल इस सीजन में इस तरीके के एपिसोड्स होते रहे हैं। चूंकि लोग इतना डरते नहीं थे इसलिए ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाते हैं। इसमें मोर्टेलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है या इस तरह की चीजें हैं। अगर आप अवेयर हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और प्रॉपर इनिशियल कंडीशन में ही डॉक्टर को मिल लेते हैं तो ये 3 से 4 दिन में ये चीजें सब ठीक हो जा रही हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि वायरल फीवर है और इसमें जो हम अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमारे जो प्लेटलेट्स घट रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन इतना ज्यादा भी डेंगू वाली चीजें आ रही थी कि हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाना और इस तरीके की सेप्टिसीमिया, लीवर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाना, इस तरह की चीजें इसमें नहीं दिख रही है। जनरली ये सिम्टोमेटिक है और ठीक हो जा रहा है। आलोक जी, अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपने सुने होंगे। हालांकि डॉक्टर साहब ने इस बात को स्पष्ट किया यहां पर कि ये मौसम जब बदलता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन व्यवस्था और तैयारियों को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए। और खासतौर से जब आप अभी कोविड की सेकेंड वेव से उभरे हैं तो आपने कहा कि आप लोग पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, तैयार हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थितियां ऐसी बन रही हो कि एक बेड पे 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा हो तो इसको कैसे देखा जाए और विपक्ष के सवालों का जवाब भी दें? आलोक वर्मा जी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। चिंता वाली स्थितियां निश्चित रूप से हैं और इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि कोविड की वजह से हम कहीं ज्यादा अलर्ट हैं। जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था पहले थी उसको हमने बेहतर किया है। आपने पहले भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे विधायक, सांसद और जो दूसरे नेता हैं वो खुद ख्याल रखें, प्राथमिक अस्पतालों का ख्याल रखें, सामुदायिक अस्पतालों का ख्याल रखें, कुल मिला के उन्हें गोद लें और जो अव्यवस्था दिखाई पड़े उसको दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। तो सरकार भी अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको बहुत गंभीरता से शुरुआती दौर से ले रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये हमारे लिए बेहतर पहल है क्योंकि 2 लाख कोविड बेड हमने उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद हैं और अभी मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह भी दिया है कि जो इंतजाम हमने कोविड मरीजों के लिए किया था वो इस तरीके के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सुविधाएं दी जाए, उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, उसी तरीके से एहतियात बरती जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुश्किल आई शुरुआती दौर में, जो आपने देखा होगा, जो बहुत सारी खबरें इस तरीके की निकल के आई, मुश्किल हमारे साथ ये भी आ जाता है कि जो गांवी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां थोड़ी सी अवेयरनेस की कभी कभी कमी भी दिखाई पड़ती है, जो हमने महसूस किया है जमीनी स्तर पे जा करके। शुरुआती दौर में लोग जब बुखार किसी बच्चे को या किसी वयस्क को चढ़ता है तो स्थानीय तौर पे उसका इलाज करते हैं, अस्पताल नहीं लेके जाते हैं। जो वहाँ के जो लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे जो परंपरागत दवाएं हैं उनको लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये बुखार ठीक हो जाए। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां आती हैं नहीं, ये तो आपने वहां की समस्या बता दी, ठीक है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जो अस्पताल पहुंचे, एक अस्पताल के अंदर 2-2 बच्चे एक ही बेड के ऊपर इलाज करवाते हुए अगर दिख रहे हो तो ये कैसे मैं देखूं? और आप तो कह रहे हैं कि 2 लाख बेड आपके लिए तैयार हैं। उन 2 लाख बेड का हम क्या करेंगे कि अगर एक बेड के ऊपर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा हो, कहीं डॉक्टर्स ना दिख रहे हो या डॉक्टर ना पहुंच रहे हो? आलोक जी, इस पर तो सवाल उठेगा ना, क्योंकि आप तो बार बार कहते हैं कि आपकी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, तैयार हैं। नहीं, निश्चित रूप से 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, बहुत छोटी आबादी नहीं है। आप कितना भी आप इंतजाम कर लें, वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा होगा।
उन्हीं स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। जो अस्पताल हमारे पास पहले से हैं उनमें से कुछ की हम वृद्धि कर सकते हैं, उनके बेड्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोविड एक अजीब सी बीमारी थी जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसका इलाज कैसे होना है, क्या कुछ करना है, टेस्ट कैसे होना है, इन सब चीज़ों के लिए हमने संसाधन जो है हमने मुहैया कराया। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पक्ष में ये है कि पिछले 4.5 साल में हमारे पास पूर्वांचल का भी अनुभव है। पूर्वांचल में 4.5 साल के पहले अगर आप जाएंगे, चाहे वो बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो या कोई और सरकार हो, हर बार इस तरीके की खबरें आपके पास भी आती रही होंगी कि जो पूर्वांचल के जिले हैं वहाँ एक नौकी बीमारी जिसे हम इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार भी कहते हैं, वो भी कहर बरपा करता था, कभी वो कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन 4.5 साल में उसको जो है योगी सरकार ने जो वहाँ बंदोबस्त किया, जो इंतजाम किया, जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की। और अच्छी बात यह थी कि योगी आदित्यनाथ खुद इसे वहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के सांसद रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके की कमियां वहाँ पे मौजूद हैं। 4.5 साल में तरक्की ये हुई है, प्रगति ये हुई है कि हम 85 से 90% कोविड दिमागी बुखार पे। ठीक है, चलिए, लेकिन आलोक जी वो अनुभव और वो एक्सपीरियंस फिर यहाँ पर क्यों नजर नहीं आया, और क्यों इतने बच्चों की मौत होगी, और क्यों भी आज भी आप इस स्थिति को कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा ही होगा अगर हम कोई व्यवस्था भी कर लें? तो सवाल इसी बात का है ना कि 5 साल में या 4.5 साल में एड ऑन उसमें आपने क्या किया? सुमैया राणा जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, मुझे यहाँ बैठ के बहुत ही कॉमेडी शो वाली फीलिंग सी आ रही थी कि जो प्रवक्ता ये बता रहे हैं बैठ के यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जिस पार्टी के, जिस दल के जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है डेंगू से। और आपके सामने मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगी, ये सारी इनके रिपोर्ट कार्ड्स हैं और इनके झूठ का पुलिंदा है जो खुलेगा। जो ये मुख्य अखबार हैं जिन्होंने क्या क्या लिख रखा है और क्या क्या छाप रखा है। उसके अलावा जो ये बता रहे हैं कि बहुत व्यवस्थाएं पूरी हैं, ये देख लीजिए रायबरेली का हाल, वार्ड में घूम रहे कुत्ते, टंकी में पनप रहे बच्चे। तो इनकी पूरी जो व्यवस्था है वो ध्वस्त है। और हमेशा इन्होंने ये कोरोना काल से भी दिखा कि इन्होंने हर बीमारी को और इतनी बड़ी बड़ी महामारियों में भी ये झूठ बोलते रहे, झूठ का सहारा लेते रहे, मौत के आंकड़े गलत बताए। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि मौत ही नहीं हुई है कोई, तो कम से कम जिन घरों में मौत हुई उनका तमाशा ना बनाए भारतीय जनता पार्टी। मोहतरमा सियासत की जनता है करने का और बहुत सारे मौके मिल जाएंगे आपको। मोहतरमा सियासत के बहुत सारे और मौके मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर मौके को सियासत के तौर पे, सियासत में फायदे के तौर पे देखा जाए। मुझे लगता है कि कुछ गंभीर इशू है, उस पर चिंतन होना चाहिए। कोई सरकार क्या कुछ कर सकती है, वो सरकार वो कर रही है नहीं कर रही है, इस पर चिंता करना चाहिए। हर बार मैं मान रहा हूँ कि विधानसभा इलेक्शन है, आपने कभी पूछा, कभी जा करके, कभी योगी आदित्यनाथ जी के काम को आपने देखा था, कभी अखिलेश यादव जी से पूछा आपने? वो 4.5 साल में कहाँ रहे? कोविड पीरियड जब रहा तो कहाँ छुपे रहे? मेरे ख्याल से हर चीज को सियासी चश्मे से देखना कोई ठीक बात नहीं है। कुछ मुश्किल है, इसका समाधान कैसे निकले? आप कोविड में जाके छुप गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और यहाँ तक कि आपके सुप्रीमो भी कहाँ रहे, किसी को पता नहीं चला। तो कभी आप जमीनी हकीकत भी देखिए। सरकार के साथ कभी हाथ बटाने की कोशिश नहीं। आलोक जी देखिए भाई, जमीनी हकीकत का ही हवाला वो दे रही है ना, वो तो जमीनी हकीकत का ही हवाला दे रही है, बता रही है। आपने कहा कि कोई विकट स्थिति नहीं, उन्होंने इतनी सारी हेडिंग दिखा दी, कटिंग दिखा दी। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन में विकास जी का भी लूंगा। विकास जी चलिए, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है आलोक जी, विकास जी आलोक जी अभी आपको ही जवाब देना है, लेकिन और लोगों का समय ना खराब करें। आलोक जी देखिए, सबको मैं समय दे रहा हूं। आलोक जी आप सब दूसरों का समय ना खराब करें ना, सबको बोलने का अधिकार है यहाँ पर। विकास जी बात रखें। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री सदन के अंदर बता चुके हैं 1500 से ज्यादा चिकित्सकों की कमी है। अभी आलोक वर्मा जी अन्य डिबेटों में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की चाकबंद व्यवस्था के बारे में बताते थे, अस्पतालों के बारे में बताते थे कि उन्होंने नए इतने अस्पताल बनाए हैं, पर अभी वो स्वीकार कर रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। अरे अभी भी बता रहे हैं, अपने समय बोल लीजिएगा। बता रहे हैं कि अरे इसके बाद आपका समय है। के बाद से 16 मेडिकल कॉलेज हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक मेडिकल अब कॉलेज मैं का चला काम जाऊं भारतीय क्या? जनता मैं चला पार्टी जाऊं? की इन्हीं को सरकार ने पूरी किया बात है। कह लेने तो दीजिए। वही बात, अपनी बात आप देखिए, कहिए, हर डिबेट अपनी में बात को अगर हमारे ऐसे ही मुंह में डालने की डिबेट होगा कोशिश तो मत हम नहीं कीजिए। स्वीकार कर पाएंगे। अपनी बात कहिए साहब, अपनी बात कहिए। बीमारी दूसरों जो को नहीं हालात अपनी है क्या वो भी बात हम करूं? बता रहे हैं, और नहीं, जो अपनी क्या हमने बात करूं? परिवर्तन किया है, अपनी जो क्या तब्दीली बात की है, करूं वो भी मैं? बता रहे हैं। अपनी तो क्या थोड़ी बात बात करूं? कीजिए, जो अपनी बात कहिए। हाँ, बता, अपनी बात करने दोगे? बिल्कुल जो अपनी दूसरे बात के आप करिए विवेक साहब। अरे आलोक जी भाई, अपनी बात कहिए। क्या भाई, आपसे ही सवाल होगा ना। सत्ता आपकी है, सरकार भाई, आपकी है, सवाल हमसे व्यवस्था आपको कहिए। करनी है। लेकिन अब जो वो ये चीज हमने बताएंगे कि नहीं कही- प्रियंका गांधी ने क्या किया उत्तर प्रदेश अरे के अंदर, हमने- डेंगू हो हमने- रहा है। नहीं साहब, ये क्या अरे हमको रेलिवेंट है जरूरत क्या? नहीं प्रियंका गांधी जवाब ने क्या आपसे ही किया। लिया जाएगा। और इसलिए प्रियंका सुने गांधी ने अगर कुछ आलोक किया होता जी, तो 3 आलोक दशकों से जी, उत्तर प्रदेश आलोक की सत्ता जी, से बाहर ना आलोक जी, होती। ये बड़ा गलत है। आलोक जी, बड़ा गलत है। आप सुन नहीं रहे दूसरों की बात को, आप सबको इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जब आप बोलेंगे फिर वो आपको इंटरफेयर करेंगे बीच में। थोड़ा धैर्य रखें, सुने, दूसरों की बात को सुनने की कोशिश करें। विकास जी। नहीं, देखिए, मैं तो एक तरीका अपनाने जा रहा हूं डिबेट में। कोई ऐसा नॉइस वाला मैं इंस्ट्रूमेंट लेके बैठूंगा कि जैसे आलोक वर्मा बोलेंगे वो मैं बजा दूंगा। इतना जोर जोर बजेगा कि एक शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा किसी को। और इनकी या तो आवाज म्यूट कर दीजिए, या इनको तरीका सिखाइए, या बुलाना बंद करिए, क्योंकि ये अपने को अपना आगे बढ़िए, थोड़ा इसके आगे बढ़िए, सब डिसाइड आप ही करने लगेंगे। देखिए, आप फिर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना सख्त व्यक्ति नहीं हूं जितना आप मुझे देखना चाहते हैं। आप इस तरीके से हर डिबेट में शोर मचा करके आप भाजपा की भी बेइज्जती करते हैं, और आपको तो प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति अगर समाज विवेक जी, आप अपनी बात कीजिए ना साहब। आप देखिए कि आपकी पार्टी कहां जा रही है। आपकी पार्टी राहुल गांधी जी भी चले गए, प्रियंका गांधी जी भी चली जाएंगे, सोनिया गांधी जी भी चिंता, उनकी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। भाग रहे हैं। अरे विवेक जी, हमारी चिंता छोड़ अभी दीजिए। आप सभा प्रवक्ता को बता रहे थे, अपनी आप बात कहिए ना प्रवक्ता साहब। को उनका धर्म बता रहे थे। अरे और मित्र, अपनी स्वयं बात आप बता कहिए। नहीं रहे हैं। अब आप आपके पास कहने के लिए कुछ जो है नहीं। मृत्यु हो रही है बच्चों की, उस पर बात नहीं होने दे रहे अरे हैं। आप देखिए, कहिए ना साहब। ये विवेक सदन जी, आप बना इस पर रखा बात तो है, नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर बात नहीं होने दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ने क्या में नहीं भी आ करना रहा। चाहिए, चलिए, मुझे आप आपसे उनको पूछने की सिखाइए उनको जरूरत क्या नहीं है। करना चाहिए, और आप उनको सिखाएं क्या करना चाहिए, लेकिन मुद्दे पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं बुखार से पीड़ित हो रहे लोगों की, और उसके बाद बन रही अव्यवस्थाओं की, या फिर उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, और जो दावे किए जा रहे थे वो दरअसल हकीकत में कितने सही साबित हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल जनता के सामने है, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की सेकंड वेव के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब दिमागी बुखार या फिर वायरल या फिर इनसे जुड़ी हुई जो तमाम संक्रामक बीमारियां उससे जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अब जो दावे किए जा रहे थे उनकी सच्चाई क्या है, इस पर लगातार चर्चा जारी। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, क्या अभी हम लोगों को अलर्ट पर रहने की, या फिर हम लोगों ने जो पैंडेमिक के अंदर जो सेकेंड वेव आई उससे कुछ सीखा है? क्या वो व्यवस्थाएं या वो तैयारियां अपने स्तर पर मुकम्मल हैं? किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि एक जो सिचुएशन बन रही है वो बड़ी अलार्मिंग टाइप की नजर आ रही है, क्योंकि लोग हल्कान और परेशान तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोज जी, क्या सीखा है और अभी इससे क्या सीखने की जरूरत है, और क्या ये कंट्रोल अभी हो सकता है, क्या होना चाहिए, थोड़ा इस विषय को भी बताएं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। देखिए, अभी सेकेंड वेव तो खत्म नहीं हुई है, सेकेंड वेव कंटिन्यू है, और आप भी देख रहे हो कि हमारा आंकड़ा 40,000 के आसपास है। डेफिनेटली उसमें केरला का रोल ज़्यादा है, लगभग 70% के आसपास केस केरला से हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि सबको पता है कि कंटेजियस बीमारी है और एक दूसरे से स्प्रेड करती है। इवन लखनऊ में भी पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको बैक ऑफ माइंड कोरोना तो रखना ही है, और कोरोना भी एक वायरस है, और ये जो हो रहे हैं वो भी एक वायरस है। दूसरी बात, मैं अभी देख रहा था सब लोग आपस में इतनी बहस हो रही है, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा अलर्टनेस की जरूरत है आम जनता के लिए की तरफ से। सरकार एक गाइडलाइन इश्यू कर रखी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इस चीज को डिफरेंशिएट करना। देखिए, हम बहुत मुश्किल से अभी भी नहीं समझा पाए हैं कि हर व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत है। तो इतना आसान नहीं है कि हम बहुत आसानी से सबसे कह दें और सब लोग मान लेंगे। तो ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स को भी लगातार जारी करनी रखेंगे। और दूसरी चीज, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारी जो पीएससी है, सीएससी है, इस तरीके से ऑन अलर्ट होनी चाहिए। हम वहाँ के चूंकि डॉक्टर्स को पूरी तरीके से ट्रेन करें बाई इक्विपमेंट,
क्योंकि मान लीजिए बच्चे बीमार होते हैं, उनके चेस्ट इन्फेक्ट होते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट इतनी फैसिलिटीज तो हों कि हम उनको एडमिट करके उनको ट्रीट कर सके। क्योंकि ये आप ये समझिए कि अभी हम कोरोना से निपटे नहीं हैं, और इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं तो हमें यही सोसाइटी मिल रही है कि लोग बिल्कुल डर जा रहे हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि RT-PCR आपके पॉजिटिव हो। आपने देखा कि पिछली बार 30 से 40% केसेस रहे जिसमें चेस्ट इन्वॉल्वमेंट थे और RT-PCR नेगेटिव था। तो RT-PCR एक एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता उसी कोरोना, चूंकि कोरोना अभी है ही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोरोना नहीं है। कोरोना हो सकता है, RT-PCR पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो। तो हमें क्लिनिकली इस पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, तो डेफिनेटली हमारे पास पूरी सरकारी तैयारी होनी चाहिए। कहीं हम कब हम तीसरी लहर में चले जाएं या ये थर्ड लेयर इन बिटवीन द सेकेंड वेव हो, या आप कह नहीं सकते। और डेफिनेटली हमारे बच्चे इम्यूनाइज नहीं है, और स्कूलिंग भी खुल गई है, और हर तरीके से आप देख रहे हैं शॉपिंग मॉल और सब कुछ खुले हुए हैं। तो डेफिनेटली हम लोग खतरे में तो हैं, और अच्छे खासे खतरे में। ये चीजें किस करवट बैठेगा और किधर कन्वर्ट होगा, तो हमें बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है। सामाजिक तौर पे हमारी जनता भी अलर्ट हो जाए, और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से अलर्ट हो जाए कि अगर कोई जो दूसरे कोविड में आपने देखा किस तरीके से आपादापी हुई। मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हमको और तैयार रहना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और आसान नहीं कि आप 10 दिन में वो पूरी तैयारी आप कर लेंगे। और आप इस चीज को मान के चले कि हर सर्दी खांसी जुकाम कोरोना नहीं हो सकता है। RT-PCR पे मत जाइए, बाकी चीजों पे उसके क्लिनिकली, और हमारा चेस्ट एक्सरे और स्कैन आज भी एक्सक्लूसिव सिंगल क्राइटेरिया है हमें अदर इन्फेक्शन से और इस इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमारा अब तो और भी खतरनाक है, क्योंकि आपके डेंगू भी हो रहे हैं, प्लेटलेट काउंट भी घट रहा है, तो उधर का डायरेक्शन एक मिल रहा है। दूसरी चीज, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिसको हम हर बंदा CT स्कैन करा के कंफर्म नहीं कर सकता है। और जरूरी नहीं कि हर 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे को हम स्कैन के लिए दौड़ते बने, क्योंकि हमने स्कूल खोल दिया है, मॉल खोल दिया है, मार्केट खोल दिया है। इसलिए मैं सरकार से यही कहूंगा, आलोक वर्मा जी, आप नाराज नहीं हो, आपस में लड़ना बिड़ना तो चलिए चला रहेगा, ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन अपने सरकार को बोलिए कि अलर्ट पे आ जाए। ये बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन है, कब किस तरफ जाएगा ये पता नहीं कह सकते। बिल्कुल आलोक जी जवाब दें। आलोक जी देखिए, यहाँ कोई पॉलिटिकल रिएक्शन होता तो मुझे लगता है कि आप उसको काउंटर कर देते, लेकिन एक डॉक्टर की तरफ से ये बात कही जा रही है। आलोक जी अब आप इसका जवाब दीजिए कि सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है, उस स्तर पर तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। नतीजा ये है कि ये केसेस इस तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसको डेंगू कह लीजिए, इसको वायरल फीवर कह लीजिए, लेकिन सिचुएशन अलार्मिंग है। आलोक जी जवाब दें। नहीं, बिल्कुल, जब कोविड आया था तब भी हमने ये बातें निकल के सामने आई थी, गांवी इलाकों में बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा, और उस समय तब सरकार ने 3T की पॉलिसी अपनाई थी कि ट्रेस करना है, टेस्ट करना है और ट्रीट करना है। तकरीबन उसी पॉलिसी पे हम अभी गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ सभी जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की है, खुद बातचीत की है, और उसमें ये कहा गया है कि जो सर्विलांस टीम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो। कि शुरुआती दौर में थोड़ी सी चीज़ें निकल के ये भी सामने आई हैं कि इलाज के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, कि इलाज के लिए लोग अस्पतालों में शुरुआती दौर में नहीं पहुंचे, लेकिन इलाज करते रहे, और कॉम्प्लिकेटेड जब मामले हुए तो वो उन्होंने स्थितियां और थोड़ी सी एबनॉर्मल कर दी। इस बार एक बार फिर से सरकार सचेत है। जिलाधिकारियों को और दूसरे जो सरकारी अफसर हैं उनको कह दिया गया है, CMO पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और जो गाँवी इलाके हैं या शहरी इलाके जहाँ पर भी इस तरीके के पेशेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान अगर वहां पे हैं तो उनको भी कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सवाल यही है ना आलोक जी, आप कहा जा रहा है, आप तो कह रहे थे कि तैयारी है आपकी, आप तो कह रहे थे आपकी तैयारी है, आज आप कह रहे हैं कि आप कहा जा रहा है, जिलाधिकारी को अलर्ट कर दिया, CMO को अलर्ट कर दिया। ये अलर्ट मोड तो अभी भी चलना ही चाहिए था ना, अभी पेंडेमिक खत्म थोड़ी ना हो गया है आलोक जी, मतलब अलर्टनेस नहीं थी ना, तभी तो उनको अलर्ट किया जा रहा है। अगर कभी आप किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरल बीमारी को दूसरे इलाकों से आप तुलना करें, आप अभी नहीं कह सकते ना कि किस तरीके का रोग है, किस तरीके की चीजें हैं। डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि अभी आप बता नहीं सकते कि क्या है और क्या नहीं है। अगर उसके बाद भी हम हालात तकरीबन हमारे काबू में है, दूसरे इलाकों को आप देखिए ना, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में देखिए कि बीमारी किस तरीके से कहर बरपाती है और हम उसे किस तरीके से काबू करते हैं। तो हमने जो सिस्टम लगा रखा है, ऐसा नहीं कि आज हमने अलर्ट किया है,
जो थोड़ी बहुत कमियां अगर आपको लग भी रही होंगी, आप कह सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, निश्चित रूप से उठा सकते हैं, लेकिन ये कि हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, हमारी जो मशीनरी है उस पर रुकी नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग इलाकों में जा, सुमैया राणा जी, आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया। भाई काम तो कर रहे हैं ना, ये तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो चल रहा है। अब अगर एकदम से केसेस बढ़ने लगे तो अलर्टनेस भी बढ़ा दी गई है। सुमैया राणा जी खामोश रहेंगे आलोक जी? पहले ये बात कर लीजिए तो मैं बोलना शुरू करूंगी। अगर आप वाजिब बात करेंगे, गंभीरता से बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मैं गंभीरता से सुनूंगा। मेरी बात करने के बाद रखेंगे, मैं दंगल करने नहीं आई हूँ। डिबेट के कुछ अपने आदाब होते हैं। हमने तो समैया जी पढ़ रखा है कि निंदक नीरे राखिए। हम निश्चित रूप से जो विरोधी, ठीक है, चलिए अब आलोक जी आप सुन लें। देखिए समय की कमी रहती है। देखिए आलोक जी सुने, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आलोक जी आप शांत रहे। सुमैया राणा जी देखिए, उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो आलोक जी बोल रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो सही हो, उससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर इनका पिछला इतिहास देखा जाए, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं कि ये वही भाजपा गवर्नमेंट है, ये वही मुख्यमंत्री जी का जिला है जहां पर ऑक्सीजन से मरने वाले बच्चों को कहा गया था कि किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन घटने से नहीं हुई। फिर से भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बहुत झूठी पार्टी बोलते हैं, एक सामने आया, तो हम कैसे भरोसा कर लेंगे? जहां पर चिकित्सा अधिकारियों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं परिजन अपने बच्चों को बचाने के लिए, हम उनकी बातों पर भरोसा कर लेंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जब आप झूठ बोल देंगे तो सब खत्म। झूठ के आगे आप क्या चला पाएंगे? तो जो आंकड़े हैं मैंने सब बता दिया। इनके चिकित्सा मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री, वो कहते हैं आके संसद में कि किसी की भी मौत नहीं हुई। ये सारे उसके प्रूफ हैं। तो अब हमने और सारे गोरखपुर से लेकर के और कोरोना के दोनों फेज में सब कुछ देख भी लिया है। उसके बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के ये बोलते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन 24 करोड़ क्योंकि आबादी है उसलिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या मकसद है? ये मजाक है। और चलिए, मौत, हम ये कह रहे हैं कि ये एक महामारी आई या ये जो इस वक्त डेंगू की है, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर आंकड़े झूठे बताना, फिर ये बताना कि कोई मौत नहीं हो रही है, तो आप परिहास उड़ा रहे हैं उन घरों में जिनके घर में मौत हो गई है, जिन्होंने अपनों को खोया है। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो सरासर, और ये जनता कभी नहीं भूल सकती है। आपको वोट्स दे करके आपको इस तरह से सत्ता में बिठाने का मतलब ये कतई नहीं था कि हम आपके झूठ को बर्दाश्त करें। आप जुल्म भी करें और झूठ भी बोले और उसके बाद हमारा मजाक भी उड़ाएं। तो ये जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं चिकित्सा अधिकारियों के पास, क्या वो झूठ है? क्या कोरोना में जो कुछ हुआ वो झूठ था? ये जो अखबार बोल रहे हैं, क्या ये झूठ है? और सबको आपने नकार दिया कि सब कुछ झूठ है और सब कुछ हो रहा है। पूरे देश में सब कुछ बहुत खराब है, सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और ये उत्तर प्रदेश के अखबार हैं जिन पर ये खबरें आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन विकास जी आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। जी जी, देखिए, खुद सदन में स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार कर चुके हैं अगर सितंबर के महीनों में बच्चों की मौत होती है, उससे ज्यादा मौत हो चुकी है। 4.5 साल पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की मौत हुई। भाजपा सरकार को वहां से लगातार विपक्ष ने चिताया, उत्तर प्रदेश की सेवा को मजबूत करने का पूरा अवसर दिया गया। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे हैं, बात इतनी लंबी है कि पर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देती बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में। जो लोग अपनी मर्यादा का सम्मान करते हैं, रखना चाहते हैं, वो यहाँ अपनी मर्यादा से ऊपर जाकर इससे लड़ाई करे चाहते हैं। अपने नफरत और विघटन और जोर जोर चिल्लाना, अपनी बात को जबरदस्ती ऊपर रखना। 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। तो सरकार पूरी तरीके से केवल बयानबाजी में, केवल अपना इमेज बनाने में लगी हुई, हेडिंग मैनेजमेंट करने लगे हुए हैं। सम्मानी समाचार पत्रों की जो जिले जिले से जो खबरें आ रही हैं, आपके जो जिला स्तर पे संवाददाता होंगे उनकी खबरें होंगी, और उसको लगातार नकारने से सच्चाई छुप नहीं सकती है, क्योंकि कोरोना से लोग नहीं मरे हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था से, ऑक्सीजन की कमी से, और आपकी जो डेंगू से जो बच्चे मर रहे हैं या अन्य संक्रमण रोग जो फैले हुए हैं उसकी वजह से जो मौत हो रही है, उसका प्रमुख कारण है कि प्लेटलेट गिर रही है, ब्लड बैंकों में ब्लड का अभाव है, लोगों को उचित सेवाएं नहीं मिल पा रही है, चिकित्सकों का अभाव है, बेड का अभाव है, जो जरूरी आवश्यक दवाइयां थी उनका अभाव है,
और सरकारी चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े हुए डॉक्टरों का करीब 1000 से ऊपर डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है, कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के बीच में एक लंबी चौड़ी रकम वसूली की बात हो रही है, मनचाही तैनाती की बात हो रही है। ऐसे बीच में कोरोना से जो लोग मर रहे थे, अभी भी कोरोना गया नहीं है। तमाम कोरोना के बाद जो लोगों को आफ्टर कोरोना इफेक्ट है, उससे सैकड़ों हजारों हर जनपद में बीमार पड़े हुए हैं, उनके इलाज की भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। डेंगू को लेकर जो नगर निगमों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, नगर निगम का जो बजट है उसमें कटौती से लेकर के उसका केवल बंदरबाट हुई है। तो कुल मिलाकर के विकास जी आप ये कह रहे हैं कि ये अव्यवस्थाएं इस वजह से हैं क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को अपनी मजबूत कार्यशैली को दिखाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर मनोज मिश्र कोरोना जी की मौत के बाद भी कोरोना में हजारों लाशें गंगा में बही। ठीक है डॉक्टर मनोज मिश्र जी, देखिए ये पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी, ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। विपक्ष का काम है सवाल उठाने का और सत्ता पक्ष का काम है उसका जवाब देने का। लेकिन डॉक्टर मनोज मिश्र जी आप मुझे ये बताएं कि अभी ये जो स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्योर कैसे किया जाए ये बड़ा सवाल है। क्या होना चाहिए, आप यहां पर क्या बता सकते हैं डॉक्टर मनोज मिश्र जी? देखिए पहली चीज तो यह है कि इस सीजन में चूंकि वायरल फीवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कुछ एहतियात बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि साफ सफाई अपने पास रखें। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा फ्रिज के बच्चे जो हैं वो फ्रिज की चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसके थ्रू भी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे फ्रिज की चीजें बहुत इस्तेमाल न करें। आसपास पानी इकट्ठा बिल्कुल ना हो। और इम्पोर्टेंट है कि साफ सफाई के साथ, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस की, कि अगर आपके बच्चे को या किसी को भी इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है तो डेफिनेटली अपने सेल्फ मेडिकेशन की बजाय वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में जाए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वायरल हमेशा एक बीमारी की तरह होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है 3-5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन। अगर हम उस चीज को तरीके से केयर करते हैं और एक डॉक्टर के गाइडेंस में करते हैं तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपके लिए जानलेवा हो जाए। ये सिंपल है। और हमारे पास एक्चुअली ये वायरल इन्फेक्शन हमेशा हर साल लगभग होता रहता है, इसलिए हमारी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट रहती हैं। तो हम जो इंडियंस हैं जनरली वायरल इन्फेक्शन के लिए जितने ही प्रोन है उतने ही उससे रेजिस्टेंट भी है। तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, बट लेकिन केयरफुल रहें। और ऐसी कोई भी सिचुएशंस इस तरह की चीजें होती है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और मैंने कहा था कि सरकार भी इस चीज के लिए पूरी तैयार रहे कि कोविड को न मान के चले। अभी भी कोविड है और ये सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये सब ओवरलैप होते रहते हैं और थर्ड फेज सेकंड फेज के बीच में ही होता है। चलिए मनोज जी, आपने जो बात कही है मैं उम्मीद ये करता हूं कि कम से कम ये बात भी सत्ता पक्ष भी समझेगा और डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं कम से कम उसको लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी इसको गंभीरता से लेंगे और क्योर करने की ओर हम लोग इस पर पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब इसको कैसे रोका जाएगा ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आपकी और हमारी भी है, क्योंकि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं या फिर जो एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स कह रहे हैं वो भी पालन करना जरूरी है, ताकि इन मौसमी बीमारियों से हम और आप और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आज बड़ी बहस में